बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात और वाक़यात, सियासी सूरत हाल कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बहुत ही गर्मा गर्म हफ्ता शुरू हो चुका है। पहला दिन गुजर गया और आज दूसरा दिन है, लेकिन खबरों की भरमार और हर 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 जगह से खबरें आ रही हैं। रावलपिंडी में भी काफ़ी परेशानी नज़र आ रही है और वहाँ पे भी अनरेस्ट चल रहा है, क्योंकि कोर कमांडर मंगला, उनके साथ क्या हुआ अभी तक उसकी तफसीलात तो सामने नहीं आई, लेकिन जो तफसील सामने आई है उसके मुताबिक उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, यानी कि उन्होंने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली है। लेकिन क्या उनकी कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट उनकी मर्जी से हुई है या फिर उन्हें मजबूर किया गया है? ये है असल सवाल, क्योंकि अगले 4-6 हफ्तों में बहुत कुछ होना है और बड़े पैमाने पे फारी पाकिस्तान में रीशफलिंग होनी है। 3-4 कोर कमांडर्स की तब्दीली की इत्तलाआत हैं और DGISI को भी तब्दील किए जाने की खबरें चल रही हैं। ये सब कुछ हो रहा है। DGISPR को भी तब्दील किए जाने की इत्तलाआत हैं। ये बहुत बड़ी खबर जो है वो बनने जा रही है। और कल अचानक एक खबर चली, क्योंकि ये चीज़ें तो मौजूद थीं कि कोर कमांडर मंगला जो हैं वो कहाँ हैं और ख़ामोश क्यों हैं, ड्यूटी पर नहीं हैं, उनको वहाँ से हटा दिया गया था और वहाँ पे नए कोर कमांडर तैनात किए गए थे, लेकिन इसका अनाउंस नहीं किया गया था किसी भी जगह पे। ये खबर रिलीज़ नहीं हुई कि नए कोर कमांडर मंगला किसको जिम्मेदारी दी गई है। ये आज जो है, कल ये खबर उस वक्त सामने आई जब ये पता चला कि अचानक ये खबर चली कि अहम ओहदे पर तैनात आला अफसर की रिटायरमेंट का मामला। जब ये आया मामला तो पता चला कि 30 अप्रैल 2024 से कोर कमांडर मंगला उन्होंने कोर कमांडर मंगला ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली है। ईमान बिलाल सफ्तर उन्होंने ले ली है 30 अप्रैल, लेकिन उनमें जो इम्पोर्टेंट खबर ज़ाहिर है उसके बाद पता चलाने की कोशिश की गई तो आहिस्ता आहिस्ता ये खबर सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया पे इसका ज़्यादा चर्चा आया। पहले एक ट्वीट हुआ और उसमें ये ट्वीट मोहसिन नवाज साहब ने किया। उन्होंने कहा जी, कोर कमांडर मंगला लेफ्टिनेंट जनरल ईमान बिलाल सफ्तर कबल अज़ वक्त रिटायर, वफाकी काबीना ने दरखास्त मंजूर कर ली। ज़राए के मुताबिक कोर कमांडर मंगला ने वजारत दिफा के जरिए वफाकी हुकूमत से दरखास्त भेजी थी, जिसमें कहा गया था कि वह ज़ाती वजूहात की बिना पर मजीद खदमात सर अंजाम नहीं दे सकते। अब ये मामला इतना सादा नहीं है कि उन्होंने ये दरख्वास्त ज़ाती वजूहात की बिना पर, वजूहात ज़रूर थी लेकिन वो ज़ाती नहीं थी। और कोर कमांडर मंगला ईमान बिलाल सफदर साहब को कुछ अर्सा पहले ही काम करने से रोक दिया गया था, ये मुवक्कर तरीन ज़राए का कहना है। और उसके बाद फिर इसमें मारिन निज़ामी साहब ने ट्वीट किया अगला कि जी, कबल अज़ वक्त रिटायर होने वाले कोर कमांडर मंगला लेफ्टिनेंट जनरल ईमान बिलाल सफदर के हवाले से काबिल ज़िक्र ये बात है कि उनका नाम नवंबर 2025 में नए आर्मी चीफ की सीनियरिटी लिस्ट में शामिल था। अगर मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक्सटेंशन नहीं मिलती तो जनरल ईमान बिलाल सफदर जो हैं उनका नाम बतौर आर्मी चीफ ज़ेर गौर आता, लेकिन अब वो कबल अज़ वक्त रिटायर हो चुके हैं। ये बुनियादी तौर पे ये बहुत बड़ी खबर है और इस खबर के अंदर बहुत सारी खबरें जो हैं वो पिन्हा हैं। और उसकी वजह यह है कि 3-4 कोर कमांडर्स जो हैं अभी अगले महीने एक और बड़ी तब्दीली की इत्तला है मई में, और वो है DGISPR। उनकी प्रमोशन होनी है और उनकी प्रमोशन होकर उनको कहाँ भेजा जाता है ये तो अभी नहीं पता, लेकिन ज़्यादा इम्कान यह है कि हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में उनको भेजा जाएगा, उनको प्रमोशन दे के। और उसकी जगह पे फिर अभी कोर कमांडर मंगला जो हैं वो रिटायर हो गए और उनकी जगह पे भी अगले महीने एक 2 स्टार से 3 स्टार प्रमोट किया जाएगा। इसी तरीके से फिर DGISPR तब्दील होंगे, उनकी जगह पे किन को लाना है ये इंपॉर्टेंट पोस्ट है। उसके बाद अगली जो पोस्ट होगी वो है DGISI जनरल नदीम अंजुम, और उनको भी ये तब्दील करना चाह रहे हैं। और देखना यह है कि ये सारी तब्दीलियां किस तरीके से
نظر آئیں گی، کیونکہ شاہین سبائی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ فوج میں اکھاڑ پچھاڑ اور سب اپنی کرسی اور نوکری بچانے کے چکر میں ہیں، کئی جرنیل نکال دیے جائیں گے اور کئی بلیک میل کر کے اپنی نوکریاں پکی کرنے کی کوشش میں ہیں۔ سپہ سالار ایک آگے پھر وہ ذرا سخت گفتگو ہے، میں وہ نہیں کرنا چاہ رہا، اور جنرل ندیم انجم کو خواب میں بھیانک منظر نظر آ رہے ہیں، سیاستدان انتظار کر رہے ہیں جیسے کسی بڑے مرغے کی درخواست آئے اور نوکری کی مدت بڑھانے کے لیے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ آگے پھر ہم آگے کام کریں گے۔ تو صورتحال اس وقت یہ ہے کہ معاملات درون خانہ کافی سرگرم عمل ہیں، تو اگلے مہینے میں یہ سب کچھ ہونا ہے، اور مئی میں یہ سب کچھ ہونا ہے، اور مئی میں 3 کور کمانڈرز تبدیل ہونے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر بھی تبدیل ہونے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور وہاں پہ جو اس وقت سرونگ کور کمانڈر ہیں ان کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ ان کی جگہ آئیں گے، لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ کور کمانڈر کراچی اور سابق ڈی جی آئی ایس پی آر جناب بابر افتخار صاحب، بابر افتخار جو ہیں، افتخار بابر صاحب جو ہیں، وہ بھی اس پوسٹ کے لیے ولنگ ہیں، اور کیونکہ کچھ لوگوں نے بتایا کہ کیونکہ وہ ڈی جی آئی ایس پی آر رہ چکے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس ساری چیزوں کو سنبھال سکتے ہیں، میڈیا کو بہت اچھا ہینڈل کر سکتے ہیں، تو وہ بھی آنا چاہ رہے ہیں بطور ڈی جی آئی ایس آئی کور کمانڈر کراچی، کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کراچی کا جو مینڈیٹ ہے وہ 100% کراچی کا جو مینڈیٹ ہے وہ عین چوری کیا گیا ہے، اور فارم 47 جو ہیں وہ سب سے زیادہ اگر تقسیم ہوئے ہیں تو وہ کراچی میں ہوئے ہیں، اور وہاں کے تمام فارم 47 جو ہیں وہ تقسیم کیے گئے، اور 45 فارم والے جو باہر ہیں، اور وہاں پہ ثبوت بھی موجود ہیں، اور جماعت اسلامی کے اس وقت کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں وہ تو اپنی سیٹ بھی واپس کر چکے کہ میں نہیں جیتا، پاکستان تحریک انصاف جیتی۔ تو وہاں سے یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ کور کمانڈر کراچی جنرل بابر افتخار جو ہیں وہ بھی ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ امیدوار ہیں، اور یہ اس وقت کی سچویشن چل رہی ہے۔ یہ تو ہے افواج پاکستان کے اندر کے معاملات جو کہ میں نے آپ کو بتایا، اور یہ ہونے ہیں اسی مہینے مئی میں ہونے ہیں، اور میں بار بار جو کہہ رہا ہوں کہ کافی زیادہ اس وقت ہوگا جی سرگرم عمل، بہت بڑا تبدیلیاں اس مہینے میں آنی ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اسی لیے عمران خان صاحب کی جو مقدمات ہیں وہ رکے ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب کے جو عدالتوں میں مقدمات ہیں وہ رکے ہوئے ہیں، ان کی اپیلوں پہ سماعت آگے نہیں بڑھ رہی، اور ان کی اپیلوں پہ سماعت آگے نہیں بڑھ رہی، اور ان کے وکیل کبھی غائب ہو جاتے ہیں اور کبھی ججز اس وقت انڈر پریشر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا کھیل ہے جو کہ انفولڈ ہونے جا رہا ہے، اور اس کھیل کو انفولڈ ہونے سے روکنے کے لیے بہت بڑے بڑے اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے جائیں گے آنے والے دنوں میں، اور اسی لیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ججز کے خط کے معاملے میں جو مقدمہ ہے وہ 30 اپریل تک ملتوی کیا تھا، وہ بھی اسی لیے کیا تھا، اور اب کور کمانڈر منگلا ان کا استعفیٰ بھی 30 اپریل تک، ان کا ریٹائرمنٹ جو ہے انہوں نے بھی 30 اپریل سے مانگی ہے، یعنی کہ 30 اپریل تک وہ اب گھر چلے جائیں گے، لیکن اس وقت بھی وہ منظر عام پہ نہیں آ رہے، اور نہ ہی وہ اس طریقے سے کوئی رابطے میں ہیں ایز سچ جیسے کہ ہونا چاہیے ایک کور کمانڈر کو، تو لہٰذا وہ کور کمانڈر ہیں بھی اور نہیں بھی۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ یہ سارا چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں جی جو اگلی خبر ہے وہ ہے قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا، اور قومی اسمبلی کا اجلاس میں ججز کا خط ڈسکس ہونا تھا، اور جو عدلیہ اس وقت زیر بار ہے اور ججوں کو دھمکایا جا رہا ہے، بلیک میل کیا جا رہا ہے، وہ بھی ڈسکس ہونا تھا، بحث ہونی تھی قومی اسمبلی میں، لیکن حکومت جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اجلاس سے راہ فرار انہوں نے اختیار کی، اور نہ صرف راہ فرار اختیار کی بلکہ وہ کورم کی نشاندہی کرتے ہوئے واک آؤٹ کر گئے، یعنی حکومتی ارکان جو ہیں وہ واک آؤٹ کر گئے اور اپوزیشن سے ڈر گئے، اور اپوزیشن کے چند تقاریر بھی وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ ان کا کوئی جواب نہیں تھا، اور وہ سارے کا سارا
जजेस का ख़त जो है वो ज़ेर बहस आना था और उसमें काजी फायद ईसा साहब का कंडक्ट, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब का कंडक्ट वो भी आना था। इसीलिए आज फिल फौर इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया गया गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए और अब ये ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा क्योंकि आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा ने हल्फ उठाया है और उन्होंने आज रुकन कौमी असम्बली के तौर पे और लेकिन अपोजिशन अरकान फॉर्म 47 के तहत जो है उनके साथ जो कुछ हुआ फॉर्म 47 का मामला उस पर वो उन्होंने नारेबाजी भी की। और एक बात और भी कि सिंध हाई कोर्ट NA 207 जहाँ से आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा को कामयाब डिक्लेयर किया गया है, उन्होंने हल्फ उठाया तो 207 ज़िमनी इलेक्शन में सिंध हाई कोर्ट में नताइज जो है वो चैलेंज कर दिए हैं। आसिफा भुट्टो जरदारी की कामयाबी को हल्के के उम्मीदवार मुस्तफ़ा रिंद ने चैलेंज किया है और उन्होंने मुस्तफ़ा रिंद ने कहा है कि अगवा करके मुझे कागजात नामजदगी मुस्तरद करवाए गए और मोहतरमा आसिफा भुट्टो को अनअपोज बिला मुकाबला कामयाब करवाया गया, लिहाजा इस इलेक्शन को कलदम करार दिया जाए। दूसरी जानिब एक और ख़बर वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने मुलाजमीन में करोड़ों रुपया तकसीम किया है एजाजिए के तौर पे, शाबाशी के तौर पे और शाबाशी दी गई है इलेक्शन कमीशन के मुलाजमीन को और तकरीबन कोई 12-14 करोड़ रुपया तकसीम किया गया। लेकिन ये पैसा इससे कहीं ज़्यादा, मैं आपको बता दूं कि इसके लिए इनाम कराम के लिए 1 बिलियन मुख्तस किया गया था। अब अराकीन को कितना मिलता है वो अभी तक पेंडिंग है और उनको दिया गया है इलेक्शन कमीशन के मुलाजमीन को कि आपने बहुत अच्छा इलेक्शन करवाया है, यानी आपने बहुत अच्छे फॉर्म 47 तकसीम किए हैं और बहुत अच्छी धांधली करवाई है, बहुत अच्छे नताइज को मैनिपुलेट किया है और बहुत अच्छे तरीके से मैंडेट को चोरी किया है, इलेक्शन नताइज चोरी किए गए हैं, लिहाजा आपको करोड़ों रुपया आपको शाबाशी के तौर पे और इनाम कराम के तौर पे आप में तकसीम किया जाता है। वो पैसे आपके और मेरे हैं जो कि तकसीम किए गए। दूसरी जानिब ईरान ने जो हमला किया है जी, उसमें अब इसराइल ने ये एतराफ़ कर लिया है कि ईरान के हमले में सबसे बड़े जंगी बेस को नुकसान पहुंचा है। ईरान के हमले से इसराइल के सबसे बड़े जंगी बेस को नुकसान पहुंचा है और उनके मिसाइल जो हैं ईरान के वो जो दागे गए थे, उन्होंने कुछ मिसाइल तवज्जो किसी और तरफ और असली वाले मिसाइल किसी और तरफ दागे गए और वो सही निशाने पर लगे। अब इस लड़ाई को बढ़ने से रोकने के लिए अब मुतहर्रिक हो चुके हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की बात हुई सऊदी वज़ीर ख़ारजा के साथ, चीनी वज़ीर ख़ारजा की बात हुई सऊदी वज़ीर ख़ारजा के साथ। इसी तरीके से ये सारे के सारे इस वक्त जो प्रो ईरान हैं, प्रो चाइना हैं, प्रो रशिया हैं, वो सारे के सारे ममालिक आपस में बहम राब्ते में हैं और सऊदी अरब को कायल किया जा रहा था कि वो मज़म्मत करें ईरान के हमले की, लेकिन सऊदी अरब ने समेत किसी भी मुल्क ने मज़म्मत नहीं की और इवन यहाँ तक के अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का जो इजलास हुआ उसमें भी इसराइल को खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हो सकी क्योंकि वो चाहते थे कि जी हमास को पासदाराने इनकलाब को, यानी कि ईरान की पासदाराने इनकलाब है उसको दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया जाए, तो वो भी उसमें भी कामयाबी नहीं हो सकी। ईरान के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं और सऊदी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। तो देखिए जनाब क्या डेवलपमेंट होती हैं आगे। फ़िल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।